बन गया आनंद, बना रहे हो? अच्छा, बन जाएगा तो बोल। ठीक है ना? हाँ? नाम नहीं बदली, इसको हम नहीं मानेंगे। पूरा नाम बदली, वो सब तो एकांतर, वो सब तो समांतर रेखा भी बदल के बनाई है। एक ये बनाई है, और कौन तो एक लड़का। ठीक है, कहे थे कि घर पर जा करके नाम बदलो, समांतर रेखा बदलो, कोण बदलो, जितना ही 3 बार 4 बार, जो बार बनाओ नाम बदल के बनाओ, जो बार बनाओ नाम बदल के बनाओ, तब ना ज्यामिति याद करने का यही सबसे सही तरीका है। प्रमाण लिखी है, लिखना चाहिए यहाँ प्रमाण। सही है, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। और फास्ट बनाओ, इसको हम नहीं मानेंगे। हम सवाल बोले, जो सबसे पहले दिखाएगा उसी को मानेंगे कि घर पर पढ़ रहा है। ऐसे तो आधा घंटा में कोई बना देगा। ये कैपेसिटी लाओ, हम सवाल बोले सबसे पहले तुम खड़ा होकर दिखाओ। अब हम घर से पढ़ के आ रही हो ना, ये तभी संभव होगा जब घर पर जाकर हम खूब क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। जितना बार बनाओ उतना बार नाम बदल के बनाओ, जितना बार बनाओ नाम बदलो, समांतर रेखा बदलो, कोण बदलो। ऐसा जब करने लगोगी समझ में आने लगेगा, किसी भी तरह से बना सकती हो। जगह एक बार जाओ, अरे कहीं बैठाओ, एकदम कोना में बैठाओ। चलो और इधर चलो, चलो और इधर लिखो। हो गया जी। देखो, हम कल यही बताए थे कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। छोड़ दो जी, छोड़ दो, हम बता दे रहे हैं। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन यही था, ठीक है। कि सिद्ध करें कि यानी प्रूव दैट किसी त्रिभुज
एनी ट्रायंगल, तीनों अंतः कोणों का योग, 3 इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। यानी कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये हम लोग मानते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, 8वें 7वें बहुत सारा सवाल भी बनाए होंगे कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180, तो तीनों कोणों का योग का मतलब यहाँ अंतः कोणों से है, बाह्य कोणों से, क्योंकि त्रिभुज में बाहर भी कोण बनेगा, तो बाहर कोण का नहीं, अंतः कोण का। जब अंत कह रहा है तो अंतः ही समझना है, बाह्य समझना, बाह्य कहेगा तभी बाह्य समझना है, जब नहीं कहेगा तो अंतः, अंदर वाला ही कोण समझना है। ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में अंतः लगा कर ही दे, कह देगा सिद्ध करेगी किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अंदर वाला कोण ही, बाहर वाला कोण। ठीक है, तो कल बताए थे कि सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग साबित करना है, तो चतुर्भुज नहीं ना बनाएंगे, त्रिभुज नहीं बनाएंगे, आयत नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हाँ, त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज बना देंगे। त्रिभुज में कोई भी हम त्रिभुज बना सकते हैं, समकोण, अधिकोण, न्यून कोण, समबाहु, समद्विबाहु, विषम, कोई भी कोण, क्योंकि कोई भी कोण होगा उसके तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ये हमारा त्रिभुज हो गया पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू। ठीक है, ध्यान दो, त्रिभुज पी क्यू आर। रचना में कोई जरूरी है कि हमारा समांतर रेखा यही सजाएगा? हमारा समांतर रेखा इसके समानांतर। ठीक है, इस कोण का नाम हम लिख दिए 1, और इसका नाम लिख दिए 2। ठीक है, यहाँ 2, इस कोण का नाम लिख दिए 3 यहाँ, और इस कोण का 5। ठीक है, फिगर बना लो। लिखो, माना कि PQ आर एक त्रिभुज है, माना कि PQ आर एक त्रिभुज है, PQR, PQR, माना कि PQR एक त्रिभुज है, लेट PQR इज ट्रायंगल। माना कि PQR क्या है? त्रिभुज है, जिसके 3 अंतः कोण, जिसके 3 अंतः कोण, कोण 2, कोण 4 और कोण 5 है। जिसके 3 अंतः कोण, कोण 2, कोण 4 और कोण 5 है। माना कि PQR एक त्रिभुज है, जिसके 3 अंतः कोण, कोण 2, कोण 4 और कोण 5 है। जो तुम नाम लिखोगे वो लिखना पड़ेगा, 1 2 3 है, चाहे 6 7 8 है, 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो 2 4 5 देख रही हो, ये डिग्री में मान नहीं है, ये भी चर की तरह काम करेगा। बस कोण का नाम मतलब आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए हम दे दिया। कोण 2 कहेंगे तो कोई यहाँ नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? निश्चित ही सब यहाँ देखेंगे। कोण 3 कहेंगे तो सभी यहाँ देखेंगे। उसी से कोण के नाम से बचने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट में हम 2 3 4 मान लिए।
बिना माने हुए भी यह बन सकता है। ठीक है, ऐसा जो नहीं मानना एकदम जरूरी है। ये जो समांतर रेखा है यहाँ से भी खींच सकते हैं, इसके समानांतर हो जाएगा। ये जो समानांतर रेखा है यहाँ से भी खींच सकते हैं, इसके समानांतर कहीं से खींच सकते हैं। नियम नहीं है कि यहीं से, जितना बार बनाओ उतना बार नाम बदल के बनाओ, उतना बार नाम बदल के बनाओ, समझ में आने लगेगा। तो माना कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसके 3 अंतः कोण, कोण 2, कोण 4 और कोण, पैराग्राफ चेंज करके तो सिद्ध करना है कि, पैराग्राफ चेंज करना है और नीचे लिखना है तो सिद्ध करना है कि ये जितना भी लिखा है ये मुख्य प्रतिज्ञा कहलाता है, मुख्य प्रतिज्ञा। ठीक है, नहीं कोर्ट में सब जाता है तो किताब लेके जाता है, वो कहता है मैं गीता की सौगंध खा के कहता हूँ कि झूठ कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा सच कहूंगा, लेकिन बोलता है सब। ठीक है, नहीं सब उसी तरह से यहाँ मुख्य प्रतिज्ञा हो गया कि जितना हम क्वेश्चन में प्रतिज्ञा लिए हैं उससे हम बाहर नहीं जाएंगे, उतना ही बात में रह जाएंगे, इसीलिए मुख्य प्रतिज्ञा लिया जाता है ना। इसको मुख्य प्रतिज्ञा कहा जाता है कि माना कि त्रिभुज पीक्यूआर एक त्रिभुज है। ठीक है, तो हमको उसी प्रतिज्ञा के आधार पर सवाल को क्या करना है, अभी नहीं कि यहाँ कह दिए पीक्यूआर एक त्रिभुज है, नीचे कहेंगे पीक्यूआर एक चतुर्भुज है, कहेगा अभी तो तुम बोल रहा था ये चीज बोल दिया, इसीलिए मुख्य प्रतिज्ञा लिया जाता है। तो माना कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसके 3 अंतः कोण, कोण 2, कोण 4 और कोण, पैराग्राफ चेंज करके तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। देखो ये वाला कोण 2 है, ये वाला कोण 4 है, ये वाला कोण 5 है, यही ना अंतर कोण है। तो कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। अर्थात, अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं, ध्यान दो, कोण 2 को बोल सकते हैं कोण पी, कोण 2 को कोण पी, इसको कोण, इसको कोण लिख दो, अर्थात कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। अच्छा है, कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। यही हमको साबित करना है, यही हमको। और रचना लिखो, रचना लिख के डैश दे दो, रचना। शीर्ष क्यू से होकर जाते हुए, देखो शीर्ष क्यू से होकर जाते हुए, शीर्ष क्यू से होकर जाते हुए, यह समांतर रेखा कहीं से भी खींच सकते हो। समझने के लिए तुमको बार बार बदलना होगा तभी समझ सकते हो। शीर्ष क्यू से होकर जाते हुए एल एक रेखा, एल एक रेखा किसके समानांतर खींचा, पी आर के समानांतर खींचा। तो शीर्ष क्यू से होकर जाते हुए एल एक रेखा, शीर्ष क्यू से होकर जाते हुए एल एक रेखा पी आर के समांतर खींचा, पी आर के समांतर खींचा। बस जो पहले लिखवाए मुख्य प्रतिज्ञा में आता है बात, अब जो लिखवाए ये रचना लिखवाए हैं, अब जो लिखवाएंगे प्रमाण लिखवाएंगे। प्रूफ उसका क्या है, कैसे साबित करेंगे ना। तो अब हम प्रमाण में देखो, चलो ध्यान दो, हम पढ़ाए हैं कि जब दो समांतर रेखाओं से कोई तिर्यक रेखा जाकर मिलती है, मान लो एक हमारा ये एल रेखा है, एक हमारा ये पी आर रेखा, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है,
तो जब दो समांतर रेखाओं से अगर कोई तिर्यक रेखा जाकर मिलेगी तो एकांतर कोण आपस में, संगत कोण आपस में, तिर्यक रेखा के सही होकर अंतर कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? क्योंकि 3 नियम वहां लागू होता है। जब भी दो समांतर रेखाओं से कोई तिर्यक रेखा जाकर मिलेगी, ठीक है, जब भी दो समांतर रेखाओं से कोई तिर्यक रेखा जाकर मिलेगी, संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, तिर्यक रेखा के कही होकर अंतर कोण का योगफल कितना डिग्री होगा? तो चलो, और जैसा जहाँ कोण बने वहां लेकर चलेंगे, हर जोड़ने की तीनों कोण ही बन जाए वहां, ठीक है। तो जैसे मान लो एल जो रेखा है हमारे पीआर के समानांतर है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से PQ इनसे मिलती है, तो PQ कौन सा रेखा होगा? मिलती है चाहे काटती है चाहे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो यही हमारा तिर्यक रेखा हुआ, तो ये वाला कोण बताओ तो कैसा कोण होगा? अल्टरनेट होगा। हम कह सकते हैं कि कोण एक बराबर होगा कोण, फिगर में कह सकते हैं। अच्छा, एल रेखा पीआर के समानांतर है, क्यूआर इनसे मिलती है, तो देखो यहाँ भी तो एकांतर कोण बन रहा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। इतना ही काम करना है, तो भी तुम लोगों से नहीं बना। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि प्रमाण में एल रेखा समानांतर है पीआर के, एल समानांतर है पीआर के, एल जो रेखा है समानांतर है पीआर को, इस पूरी रेखा का नाम हमने एल रखा है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, XYZ कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने एल रेखा समानांतर पीआर के खींचा तथा अब दिखलाना है कि QP इनसे मिलती है, एक बार QR इनसे मिलती है, तो ही ना मिल रहा है। यहाँ से समांतर रेखा से या तो PQ मिल रहा है या तो QR मिल रहा है, तो L समानांतर है PR के, ठीक, तथा हम उसी को लेके चलते हैं QP इनसे, तो QP इनसे मिलती है, जो मिलती है वही तिर्यक रेखा है, जो नहीं मिलेगी थोड़े ना तिर्यक रेखा है, तो यह तिर्यक रेखा है। यहाँ पर देखो कि ये वाला कोण अल्टरनेट यानी एकांतर कोण हुआ, तो हम लिख सकते हैं कोण दो बराबर कोण, हम यहाँ लिख दें, इसलिए कोण दो बराबर एकांतर कोण, कोण दो बराबर एकांतर कोण, ये कौन सा समीकरण हुआ? पहला। कोण दो बराबर एकांतर कोण एक। अब एंड देखो जी, पुनः हम लेके चलेंगे कि चूंकि ध्यान दो एल समानांतर पीआर, फिर वही लेके चलेंगे, एल रेखा समानांतर है, लेकिन इस बार लेके चलेंगे क्या? हाँ, तथा QR इनसे मिलती है, QR इनसे, बहुत आसान है, बस ध्यान थोड़ा सा देना है। अब बताओ कि जब दो समांतर रेखाओं से ये तीसरी रेखा मिल जाए तो यहाँ पर जो कोण है 4 किसके बराबर होगा? अब ध्यान दो कि हम त्रिभुज के अंदर वाला कोण ले रहे हैं, बाहर वाला, ये नहीं कि हम 3 बराबर 4 लिख देना, हाँ ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ हम लिखेंगे कोण 4 बराबर एकांतर कोण, कोण 4 बराबर एकांतर कोण, ये समीकरण। जब मान लो हम लिखते कि कोण 1 बराबर 2, तो इधर भी लिखते कोण 3 बराबर, क्योंकि हमको दोनों समीकरण को जोड़ना है, दोनों समीकरण को तो जोड़ते समय हमारा त्रिभुज के अंदर वाला एक तरफ होना चाहिए, त्रिभुज के बाहर वाला एक तरफ, ये ध्यान देना है। हालांकि कोई कोई के बराबर होगा, ये गलत नहीं है, लेकिन हमको जो साबित करना है उसमें थोड़ा सा हमको फिर क्या आ जाएगा, दिक्कत है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अंदर वाला को एक तरफ, बाहर वाले को एक तरफ। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस दूसरे, एडिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो देखो LHS का मान LHS में जोड़ेंगे, RHS का मान इसको इधर ही जोड़ेंगे, इसको इधर ही जोड़ेंगे, ये नहीं कि कभी इसके साथ जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कोण 2 में क्या जोड़ेंगे बताओ, तो कोण 2 प्लस कोण बराबर दे दें। अब इधर क्या जोड़ेंगे, हाँ कोण 1 प्लस कोण 3 हो गया।
अब बताओ हमको जो साबित करना है, हमको साबित करना है कि तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होना चाहिए। तो कोण 2 प्लस कोण 4, कोण 2 प्लस कोण 4 कौन छूट रहा है, कोण 5 एक इधर छूट रहा है ना। ठीक है, ये भी तुम लोग जानते हो। जैसे मान लो हम 1 किलो आलू लिए हुए हैं, तराजू पर 1 किलो आलू लेकर ऐसे तौल रहे हैं। हमारा तराजू 1 किलो आलू बिल्कुल क्या है, सही है, 1 किलो आलू है। तो बताओ तराजू किधर झुका होगा, बराबर होगा। अब बताओ हम क्या करते हैं कि 100 ग्राम का बटखरा या वाट इधर भी रख देते हैं, इधर भी रख देते हैं, किधर झुका होगा। मान लो एक तरफ 100 ग्राम का, एक तरफ 50 ग्राम का। तो समीकरण उसी तरह से बीच में हमारा क्या है, डंडी है, पकड़ के क्या है, खड़े हैं। दोनों तरफ का वजन बराबर है। इधर भी कोण 5 जोड़ दे, इधर भी कोण 5 जोड़ दे, कोई अंतर होगा, ये तो आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। समझ में आ रहा है। समीकरण में अगर एक ही क्रिया दोनों तरफ करेंगे तो कोई परिवर्तन, हाँ इधर अगर 5 जोड़ दे, इधर 6 जोड़ दे, तब क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो कोण 2 प्लस कोण 4, देखो कोण 2 प्लस कोण 4, त्रिभुज में कौन कोण छूट रहा है, तो जो कोण छूटेगा वही दोनों तरफ जोड़ना है। जो कोण छूटा रहेगा वही कोण दोनों तरफ जोड़ना है। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कोण 5 लिखेंगे ना, केवल 5 लिखेंगे, दोनों तरफ कोण 5 जोड़ने पर, जोड़ने तो इधर भी जोड़ देंगे। तो कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण, इधर भी जोड़ेंगे, कोण 1 प्लस कोण 5 प्लस कोण 3। ठीक है, कहीं जोड़ो उससे दिक्कत नहीं। अब बताओ कोण 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोण 4 के जगह पर, कोण 5 के जगह पर। अब बताओ इन तीनों कोणों को ध्यान से देखो। ये लेख आपका क्या है, सरल रेखा है। अब बताओ कोण 1 कोण 5 और कोण 3, तीनों अगर कोण को जोड़ दे तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 100। यानी क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे चित्र से। कैसे 180 डिग्री आया भाई, तो ये क्या है, सरल रेखा है। सरल रेखा पर कितना हूँ कोण बनेगा, तो सभी कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा। यहाँ रैखिक जुग्म नहीं कहेंगे, जुग्म मतलब जोड़ा ही होता है, यहाँ तो ट्रिपल हो गया ना। तो बस देखेंगे कि ये एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा पर के सभी कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है। तो इसलिए इतना की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 100। सिद्ध हो गया सवाल, उतार लो, साबित हो गया, यही बोले थे। जो पढ़ गया था बना के दिखा दिया।
अगला क्वेश्चन लिखो। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज द्वारा बना बाह्य कोण। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज द्वारा बना बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज द्वारा बना बाह्य कोण सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज द्वारा बना बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। किसी त्रिभुज द्वारा बना बाह्य कोण बना बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। देखो, माना कि एम एन पी एक त्रिभुज है। माना कि एम एन पी एक त्रिभुज है। माना कि एम एन पी एक त्रिभुज है। किस लोगों को? अच्छा, तुम लोग बना रहे हो ना, हम बताएंगे। बना रहे तो अच्छा है। माना कि एम एन पी एक त्रिभुज है। माना कि एम एन पी एक त्रिभुज है, जिसको याद है बना दो, हम देख लेंगे। माना कि एम एन पी एक त्रिभुज है। जिसका बाह्य कोण एम पी क्यू है। जिसका बाह्य कोण एम पी क्यू है। एम पी क्यू है, तो एम पी क्यू ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण एम पी क्यू है। जिसका बाह्य कोण एम पी क्यू है। जब भी कोण बोलेंगे ना, तो कोण ऐसे लिखेंगे, कोण एम पी। नहीं तो अगर कोई हिंदी में लिख दिया है तो कोण लिखेगा ऐसे एम पी, बिना जैसे कॉमा दे देती, थोड़े कॉमा देना है। कोण एम पी क्यू, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके तो सिद्ध करना है कि बाह्य कोण एम पी क्यू बराबर, तो सिद्ध करना है कि बाह्य कोण एम पी क्यू बराबर बाह्य कोण एम पी क्यू बराबर कोण एम प्लस कोण एन। कोण एम प्लस कोण एन। बस ध्यान दो। प्रमेय क्या कह रहा था? ये प्रमेय कह रहा था कि किसी त्रिभुज में निश्चित ही अंतःकोण बन रहा है तो बाह्य कोण भी बनेगा, ठीक है। अंतःकोण का मतलब अंदर वाला कोण, बाह्य कोण का मतलब बाहर वाला कोण। इसको हम अंतःकोण कहेंगे। इसको कौन सा कोण कहेंगे? क्योंकि तो त्रिभुज से बाहर बना हुआ है। हाँ, ये बाह्य कोण जरूर है कि यही बनेगा। ये बाह्य कोण इधर भी बन सकता है, ये बाह्य कोण इधर भी बन सकता है,
ठीक है, तो इसको भी हम लोग बदल बदल के क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम कोई जरूरी है कि बाह्य कोण हम यही बनाएंगे, हमारा बाह्य कोण क्या हो जाएगा, इधर नहीं बन जाएगा। ठीक है, हमारा बाह्य कोण इधर भी बन जाएगा। तो माना कि एम एन पी ये क्या है, एक चतुर्भुज है कि आयत है, त्रिभुज है। तो माना कि एम एन पी एक त्रिभुज है। और कैसा त्रिभुज है, इससे मतलब कि समबाहु है, संधिबाहु है, कि समबाहु है, अधिकोण है, न्यूकोण है, क्या है इससे मतलब, बस त्रिभुज है। तो माना कि एम एन पी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसके द्वारा या जिसका बाह्य कोण एम पी क्यू है, ये बाह्य कोण है। ये क्या है, तो हमको साबित करके यही दिखलाना है कि किसी त्रिभुज द्वारा बना बाह्य कोण, तो ये बाह्य कोण हमारा हो गया सुदूर अंतर। सुदूर का मतलब देखो, अगर ये बाह्य कोण हुआ तो इस कोण को हम सुदूर कोण नहीं कहेंगे, ये तो उसके पास का कोण हो गया, नजदीक का कोण हो गया। तो इससे मतलब नहीं है, इससे दूर कौन है, देखो ये है और ये है। तो वही कह रहा है कि बाह्य कोण सुदूर अंतर कोण के योगफल के बराबर होता है। समझ में, ये जो बाह्य कोण है अपने पड़ोसी कोण के नहीं, ये तो इसके नजदीक का कोण हो गया। ठीक है, इसके नजदीक का कोण हो गया। अब इससे कोई नहीं मतलब है, ये वाला जो कोण है इन दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। यही हमको साबित करना है, यानी हमको साबित करना है कि कोण एम पी क्यू बराबर होगा कोण एम प्लस कोण एन, कोण एम प्लस कोण एन। जैसे मान लो फिगर ऐसा बनाया हुआ रहेगा, फिगर ऐसे कह देगा ये 50 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री कहेगा, ये वाला कोण कितना होगा, जानेंगे तब ना, जानेंगे तब ना ये बात कि जो बाह्य कोण होता है सुदूर अंतर कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसी को साबित करना है। तो देखो कैसे बनेगा, प्रमाण में, रचना कुछ नहीं, इसमें रचना हमने किया ही नहीं, प्रमाण। अभी हम लोग साबित किए हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, एज यू नो, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के तीनों, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अभी साबित किए हैं, अभी साबित किए हैं कि दुनिया में कोई भी त्रिभुज हो, दुनिया में कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा, 180। तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। इसलिए त्रिभुज एम एन पी में, त्रिभुज एम एन, बस इस त्रिभुज में बतलाओ कि कोण एम प्लस कोण एन प्लस इस कोण का नाम बताओ, तो पूरा नाम बताना होगा। कोण एम पी एन, आई क्यू होगा, आई वाला कोण का क्यू होगा, इधर का ना कोण होगा जी, तो कोण एम प्लस कोण एन प्लस कोण एम पी एन बराबर 100। ये समीकरण, ये समीकरण। अब देखो नाउ हमने लिखा कि कोण एम प्लस कोण एन प्लस कोण पी, और पी का हमने पूरा नाम इसलिए लिखा कि पी यहाँ भी बन रहा है, पी यहाँ भी बन रहा है, तो उसी पी से बचने के लिए यहाँ पर पूरा कोण का नाम हम लिख दिए। तो कोण एम प्लस कोण एन प्लस कोण पी, इसका मतलब पी ही समझना है, एम पी एन बराबर 100, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा, तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोण नहीं है, तो जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा ना। अब वो साबित नहीं करना है, तो साबित तो कर दिए, 180 डिग्री लिख देना है। अब बताओ कि एन क्यू ए क्या है, बताओ तो एन क्यू ए क्या है, तो एन क्यू एक सरल रेखा है, एन क्यू एक सरल रेखा है। बताओ इस पर,
इस पर एमपी रेखाखंड स्थित है। इस पर एमपी रेखाखंड। अब बताओ कि जब किसी रेखा पर कोई अगर किरण या रेखा स्थित हो तो वहां रैखिक युग्म बनता है। कोण में पढ़ाए हैं। तो बतलाओ कि अगर यह एक सरल रेखा है, इस पर कोई अगर किरण स्थित हो तो यहाँ पर दो कोण जो बनते हैं रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। रैखिक युग्म के कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है। तो इसीलिए इस लाइन के आधार पर हम लिख सकते हैं रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से। अब यहाँ परिभाषा नहीं बतलाना है, क्यों लिख देंगे रैखिक। समझने वाला समझ गया कि रैखिक युग्म का नियम क्या है। रैखिक युग्म ये कहता है कि दोनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा। तो बतलाओ इस कोण और इस कोण का योगफल कितना डिग्री होगा। बताओ इस कोण का नाम क्या होगा। कोण एम पी क्यू। इस कोण का नाम क्या होगा। कोण एम पी। इन दोनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा। 180 डिग्री। ये समीकरण एक। और देख रहे हैं कि आरएचएस का मान क्या है। यहाँ भी 180 डिग्री है, यहाँ भी 100। तो जब आरएचएस का मान बराबर होगा तो एलएचएस का भी मान होगा। बताओ इधर दिखाई दे रहा है जी। इसमें बताओ। हाँ चलो। तो जब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और से ध्यान दो, ये हमारा समीकरण एक है, ये हमारा समीकरण दो है। तो समीकरण एक और दो से देखना है यहाँ पर यदि दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो दोनों में संबंध यही है कि इसका भी मान 180 डिग्री आ रहा है, इसका भी मान। तो जब इनका जोगफल आरएचएस बराबर 180 180 आ रहा है तो हम नहीं कह सकते कि ये तीनों एलएचएस भी आपस में क्या होंगे। ये वाला एलएचएस इसके बराबर होगा। तो बोलो इधर क्या लिखेंगे। कोण प्लस कोण प्लस कोण एमपी। ठीक है। इसके आगे दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो कोण एम प्लस कोण एन प्लस कोण एम पी एन बराबर, देखो इधर जगह नहीं इसलिए अब यहाँ पर हम बराबर दे रहे हैं ना। क्या लिखेंगे। कोण एम पी प्लस कोण एम पी। बताओ बराबर के इधर भी एम पी एन है, बराबर के इधर भी क्या हो जाएगा। कट जाएगा। ये क्या हो गया। तो देखो क्या बच गया। कोण एम प्लस कोण बराबर कोण एम पी। यही ना साबित करना था। सिद्ध हो गया कि बाह्य जो कोण होता है सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बाहर वाला कोण हमने दिखा दिया कि दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। यही कल बताए थे। जब तक से घर पर जा करके नहीं बनाओगे नाम बदल के तब तक से नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये सवाल नहीं है, ये कथन है। कथन को हम चेंज करके थोड़े ना दूसरा कथन बोल सकते हैं। इसलिए उपाय यही है कि कथन जब चेंज नहीं होगा तो नाम चेंज होगा त्रिभुज का। कोण बदलेगा, बदल बदल के बनाएंगे।
हो गया। चलो एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन हमारा ये है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज द्वारा बना बाह्य कोण सुदूर अंतर कोणों के, सुदूर के जगह पर कभी दे देता है कि अभिमुख अंतर कोणों के योगफल के, उसे घबराना नहीं, मतलब वही इससे जो दूर का कोण है उसके योगफल के क्या होगा। कोई भी त्रिभुज हो अगर बाह्य कोण बनता हो तब, अगर किसी त्रिभुज के द्वारा कोई बाह्य कोण बनता हो, चतुर्भुज के लिए कथन लागू, त्रिभुज में केवल लागू होगा, वो भी कैसा हो त्रिभुज हो, समकोण अधिकोण न्यून कोण, कोई भी त्रिभुज हो उसमें यह कथन लागू होगा। तभी तो कह रहा है किसी त्रिभुज में, नहीं तो यह केवल समकोण में लागू होता तो कहता कि किसी समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो यहाँ कोई त्रिभुज का नाम नहीं है, किसी त्रिभुज के द्वारा बना बाह्य कोण सुदूर अंतर कोणों के योगफल के। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, एक बाह्य कोण बना दिया। बाह्य कोण बनाने के लिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो एम एन पी क्या है, त्रिभुज है। एम एन पी क्या है, एम एन पी क्या है, एम एन पी क्या है, जिसके द्वारा बना बाह्य कोण एम पी क्यू है, एम पी क्यू, एम पी क्यू। कोण का नाम, कोण का नाम पूरा लिखने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि जहां कोण बन रहा है उस कोण से ऐसे एक रेखा खींचो। देखो कि ये रेखा जो है, ये जो झुकाव जो है किन रेखाओं से जाके मिल रहा है, तो इससे जाके मिल रहा है, बस इसी को नजर दौड़ाओ, कोण का नाम बता। इस कोण का नाम हो गया एम पी क्यू, यही हमारा बाह्य कोण है। साबित क्या करना है कि कोण एम पी क्यू जो है, या बाहर वाला जो कोण है सुदूर अंतर, ये दूर नहीं है, इसको छोड़ दो, एम और एम के जोगफल के क्या होगा, हमको यही साबित करना है, कोण एम पी क्यू बराबर होगा कोण एम प्लस कोण एम। रचना उचना कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्रमाण पर आते हैं। प्रमाण में हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 100 अभी साबित किए हैं 15-20 मिनट पहले। ठीक है, तब दोबारा साबित बस। अब त्रिभुज कौन सा है, एम एन, तो त्रिभुज एम एन पी में कोण एम प्लस कोण एन, कोण एम प्लस कोण एन, इस कोण को हम पी नहीं लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं एम पी, एम पी बराबर 100। ये समीकरण हो गया, केवल लिख देना है, करना कुछ नहीं, केवल लिख देना है कि जोगफल 180 डिग्री के बराबर है, बस। अब आते हैं एन क्यू एक सरल रेखा है, एन क्यू एक जिस पर एम पी रेखाखंड स्थित है, किरण नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो त्रिभुज का पूजा है तो रेखाखंड लंबाई निश्चित न होगा, इसीलिए एन क्यू एक सरल रेखा है, या इसको भी लिख सकते हैं सरल रेखाखंड है ना, तो उतना सब ध्यान नहीं दिया जाता है। तो एन क्यू क्या है, सरल रेखा है, आज जिस पर एम पी क्या है स्थित है। तो बताओ यहाँ दो कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक युग में पढ़ाए हैं ना, तो कोण एम पी क्यू प्लस कोण एम पी एन, इन दोनों कोणों का योगफल कितना डिग्री। और समीकरण एक और, समीकरण 1 और 2 को देखो, यहाँ 180 वहां भी 180 बराबर है, तो ये भी आपस में। ठीक है, हमने लिख दिया कि कोण एम प्लस कोण एन प्लस कोण एम पी एन बराबर कोण एम पी क्यू प्लस कोण एम पी, बराबर के इधर भी एम पी एन है, बराबर के इधर भी कट गया। अब जो बच गया उतना ही साबित ही करना था, आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सिद्ध करें कि
किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, चाहे तीनों बाह्य कोणों का योग, सभी का मतलब तीन, सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 300। बाह्य कोणों का योग, अंतः कोणों का योग तो 180 होता है, लेकिन बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 300। यही साबित करना है, ठीक है। तो सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का, यही साबित करना है। तो फिर हमें दोबारा से क्या बनाएंगे? जब त्रिभुज का प्रमेय है तो त्रिभुज आपको बनाना है, ठीक है। त्रिभुज का प्रमेय है तो त्रिभुज बनाइए। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी, ठीक है। बना लीजिए। एक, दो, तीन। देखो, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, जिसके तीन बाह्य कोण, जिसके तीन बाह्य कोण, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके तीन बाह्य कोण, जिसके तीन बाह्य कोण, इस बाह्य कोण का नाम क्या होगा? ए सी आर। तो लिखो कोण ए सी आर, अब हंस रही ए सी आर ना, वो वाला सी आर नहीं, ए सी आर। ठीक है, बाह्य कोण ए सी आर, कॉमा कॉमा बाह्य कोण सी बी क्यू, बाह्य कोण सी बी क्यू, और पी ए बी है, बाह्य कोण पी ए बी है, पी ए बी, इस कोण का नाम होगा पी ए बी, पी ए बी है। पैराग्राफ चेंज करके तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, अगर पूरा कोण का नाम लिखने में दिक्कत होगा तो तुरंत हम 4 5 6 मान लेंगे, ठीक है।
तो सिद्ध करना है कि कोण ए सी आर, कोण ए सी आर प्लस कोण ए सी आर प्लस कोण सी बी क्यू, कोण सी बी क्यू प्लस कोण बी ए बी बराबर 360 डिग्री, बराबर 300। ये साबित करना है हमको, ठीक है। कि इस बाह्य कोण को, इस बाह्य कोण को और इस बाह्य, तीनों बाह्य कोण को अगर हम एक में जोड़ेंगे, तीनों बाह्य कोण को अगर हम एक में जोड़ेंगे तो जोगफल कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा। ये साबित करना है कि किसी त्रिभुज के द्वारा बना बाह्य सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 360। अंतः कोण तो पढ़ लिए कि अंतः कोणों का योगफल 100, लेकिन अगर किसी त्रिभुज के द्वारा बाह्य कोण बनता हो, अगर किसी त्रिभुज के द्वारा बाह्य कोण बनता हो तो उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा? यही साबित करना है, ठीक है। तो हमने ऐसा त्रिभुज बनाया जानबूझ के कि यहाँ पर 3 बाह्य कोण बनते हैं, 3। बाह्य कोण बनाने में भी ध्यान देना है, इधर मन उधर नहीं। देखो अगर इस रेखा को आगे बढ़ाए हैं तो इस बार ये वाला आगे बढ़ेगा, इस बार ये वाला आगे बढ़ेगा ना। अभी नहीं कि हम इसको इधर भी बढ़ा दिया, इसको उधर भी बढ़ा दिया, बेचारा क्या ऐसा करा हमको कोई नहीं बढ़ाया ना। मौका सबको देना है, ठीक ना। तीनों के द्वारा बाहर कोण बनाना है तो तीनों को आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ाना होगा। एक बार फिर से फिगर पर आओ। माना कि ए बी सी एक हमारा त्रिभुज है, ए बी सी हमारा क्या है? जिसके द्वारा बना बाह्य कोण ए सी आर, सी बी क्यू और बी ए, यहाँ 3 बाह्य कोण बन रहे हैं। तो हमको साबित करके दिखलाना है कि इन तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। अगर पूरा कोण के नाम से डर लग रहा है तो बोलो 4 5 6 लिख दें, तो ठीक है। हम इसको 4 लिख देते, इसको 5 लिख देते, इसको 6, तो कहते कि कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 160 डिग्री। चलो प्रमाण में बताओ, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तुम लोग लिख लेना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। देख लो, हम जानते हैं कि अब तो लोग जान जाएगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। पर साल होता था और 180 हो गए, 360 में जी राम राम। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 100। अभी सिद्ध कराए हैं, पर 360 डिग्री होता है। पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा, 180 का 180 रहेगा ना। 180 है तो 180। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के डॉटर का मतलब लिखना है यहाँ पर ना। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज में बदलाव, इस त्रिभुज में एबीसी में बदलाव अंतः कोण कौन कौन है? कोण 1, कोण 2, कोण 3। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 100। ये हमारा कौन सा समीकरण हुआ? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चलो अब आओ ना, हम बाह्य कोण इसको लेके चल रहे हैं जी, ध्यान देना। बाह्य कोण, इसका नाम क्या होगा बोलो? बताओ तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है?
गुड, कोण एक प्लस कोण दो के अभी साबित किए हैं, अभी साबित किए हैं कि किसी त्रिभुज के द्वारा बना बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के। अगर इसमें भी दिक्कत होगा तो यहाँ लिख सकती हो कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के द्वारा बना बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के। अभी साबित किए हैं, ये भी साबित किए हैं तो लिख दिए, ये भी साबित किए हैं तो लिख दिए कि बाह्य कोण जो होगा अंतः कोणों के योगफल के। तो बताओ, तो ये वाला बाह्य कोण के लिए, ये वाले बाह्य कोण के लिए यही ना सुदूर हुआ, तो ये सी आर बराबर लिख देंगे कोण एक प्लस कोण दो। अब बताओ इस बाह्य कोण के लिए, बाह्य कोण इसका नाम बताओ, सी बी, सी बी, यहाँ से भी लेके जा सकती हो, कोई दिक्कत। बताओ कोण सी बी क्यू किसके बराबर होगा, ये वाला। गुड, कोण एक प्लस कोण, ये समीकरण तीसरा दिखाई दे रहा है। तो चलो बाह्य कोण, नहीं दिखाई दे रहा है। चलो बाह्य कोण, चलो यही पर है, क्या दिक्कत है, ध्यान रखो वहां लिखेंगे तभी बनेगा। बाह्य कोण ध्यान दो, बाह्य कोण ये वाला, इसके इसका नाम बताओ, ये किसके बराबर होगा, ये वाला कोण होगा। यहाँ लिख सकते हैं कोण दो प्लस कोण, ये समीकरण, तीनों समीकरण को जोड़ दो, समीकरण दो प्लस, बाह्य वाला केवल जोड़ना है, याद रखना। क्यों? क्योंकि हमको यही दिखलाना है कि बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो बाह्य कोणों को जोड़ेंगे, बाह्य कोणों का योग 360 दिखलाना है ना। तो यह भी बाह्य ना, यह भी बाह्य है, यह भी बाह्य है, यह भी, तीनों बाहर वाले को जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, आरएचएस का, आरएचएस आरएचएस का मान, एलएचएस है, एलएचएस वाला एलएचएस में इसको अभी छोड़ना है। देखो जी, क्योंकि समीकरण 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखे, एक वाला नहीं, एक वाला नहीं, एक वाला नहीं। जो बाह्य कोण है उसी को लेकर चलना है, जो बाह्य कोण है उसी को जोड़ना है, ठीक है। इसको अभी नहीं जोड़ना है, इसका कहाँ काम आएगा हम बताएंगे। तो बाह्य कोण तीनों को जोड़ दें तो बताओ, कोण ए, कोण ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए, ठीक है। ये तो हो गया एलएचएस में, बराबर आरएचएस में देखो। बताओ कोण एक में कोण एक जोड़ेंगे, दो को कोण एक ना होगा जी, कोई एक कोण एक हमारे घर है, कोण एक हमारे घर पहले से, अब कोई अभी लेके चला है कोण एक, तो कितना कोण हो गया है, तो दो गुना कोण एक होगा। बोल रहे हैं कि डिग्री में मानना ही है, चर की तरह काम करता है, तो ये नहीं कि कोण एक में कोण एक जोड़ेंगे तो कोण दो ना, एगो कोण एक में एगो और कोण एक जोड़ देंगे। ऐसे समझना है कि एक कोण हमारे घर है, एक कोण और कोई लेके चला आया है, जैसे एगो आम है तुम्हारे घर, अब पापा एगो और बाजार से आम लेके चले आए, कटा दो से हो जाएगा, हाँ दो को ना आम है ना, दो को होगा। उसी तरह से एगो कोण है एक, एगो और कोण एक आ गया तो कब दो कोण कोण एक होगा। यहाँ लिख दिए दो कोण। अब बताओ कोण दो में कोण दो जोड़ेंगे, दो कोण दो, क्योंकि यहाँ जगह कम है इसीलिए पूरा हम नहीं इसको लिख रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं डायरेक्ट ना। तो कोण एक में कोण एक जोड़ेंगे, दो को कोण एक, कोण दो में कोण दो जोड़ेंगे, प्लस कोण तीन में कोण तीन जोड़ेंगे, दो को कोण हो जाएगा। अब बताओ दो यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ है, दो क्या ले सकते हैं, दो क्या ले सकते हैं, दो क्या ले सकते हैं, दो क्या ले सकते हैं। बताओ दो हमने कॉमन ले लिया, यानी तीनों दो को उड़ा करके यहाँ रख दिया, बताओ क्या बचेगा, प्लस
हो गया। बराबर के नीचे, दो के नीचे, इसके नीचे 180 कहाँ से आ गया? समीकरण 1 से। ठीक है। अगर मान लो किसी को गैस बना है, दे दिए हैं गैस का दावा, कहाँ से आया 180? तो समीकरण 1 से आया। ये चीज जो लिखा जाता है इसको लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि चेक करने वाला जान जाएगा कि बच्चा काफी समझदार है। क्योंकि समीकरण 1 से हमने लिख दिया 100। देख लो यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना आया है? तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हम 180 नहीं लिख सकते हैं? 2 का पाढ़े 180 बार पढ़ो कितना होगा? यही क्या करना था, जो उधर तो आ गया है जो लाना है। इधर तो तीनों पाए कोण का हमारा जोड़फल तो आ ही गया है बराबर 300। 60 डिग्री सिद्ध हो गया। नहीं समझ में आया? नाश्ता करे बेंचो हटा देगा मुंह में बैठा है। समझना है जी सत्यम शुभम। खाना करके खाए और जो बोले हैं घर पर जाकर फिर बनाना है। तीनों जा करके कम से कम 5-5 बार बनाना नाम बदल के, तब याद हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? पहला रेफरेंस से पॉइंट है संतुलित आहार। संतुलित आहार, संतुलित आहार। भारत के बहुत कम ही लोग संतुलित आहार लेते हैं भोजन में। हम लोग क्या करते हैं, वो खुश होते हैं तो रोटी सब्जी खा लेते हैं रोटी। संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब उस भोजन में जितने भी हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व मतलब की जरूरी होने चाहिए वो मौजूद होना। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इतना मिलना।
और रोटी है, तुम सब्जी खाई तो क्या की, रोटी से तुमने ले लिया कार्बोहाइड्रेट, और सब्जी आलू का होगा तो भी कार्बोहाइड्रेट, और थोड़ा बहुत तुमको कोई चीज मिलेगा, तेल उल से आ जाएगा बस। बाकी तुमने कोई विटामिन नहीं ली, कोई प्रोटीन नहीं लिया, ठीक है। तो जितना भी हम क्या करते हैं, हरी साग सब्जियां खाते हैं या सेब संतरे खाते हैं, उससे हमको खनिज लवण और विटामिन मिलते हैं। खनिज लवण और हाँ, हरा साग सब्जी खाओ, फल फूल खाओ, उससे हमको क्या मिलेगा, खनिज लवण और विटामिन, ठीक है। दूध से भी हमको मिल जाएगा, दूध से भी हमको कुछ क्या मिल जाएगा, विटामिन और कुछ खनिज मिल जाएंगे, प्रोटीन भी मिल सकता है। दूध में सब कुछ पाया जाता है। दाल ले लेंगे तो उससे प्रोटीन मिल जाएगा प्रचुर मात्रा में। यानी कि भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो उस भोजन में एक साथ हम लोगों को समझ लो क्या होना चाहिए, दूध होना चाहिए, फल होना चाहिए, चावल रोटी जो भी हो, हरा साग सब्जी होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, मांस होना चाहिए, मछली होना चाहिए। इतना क्या होगा, तब जाकर के मिलेगा। लेकिन इतना भोजन कहाँ, टेबल पर इतना सारा होता है, तो सीरियल में होता है, बाद में नहीं होता। सीरियल में होता है क्योंकि उनको अपने घर से थोड़ा ना खाना है, बस दिखाना होता है। पूरा उनका डाइनिंग टेबल जो होगा क्या होगा, हरा रहेगा, सेब रख देगा, केला रख देगा, ये सब रख देगा, ठीक है। तो ये बनाएगा वो बनाएगा 17 किस्म का। यहाँ तो सब्जी रोटी में बाप रे बाप फरिया पीटने लगती सब औरतें, ठीक है। खाता ना आटा बा हम कहे तो बनाए नहीं बनाए। लिखो, किसी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की, किसी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की किसी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की सबसे पहली शर्त है संतुलित आहार। सबसे पहली शर्त है संतुलित आहार। सबसे पहली शर्त है संतुलित आहार। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है, संतुलित आहार एक ऐसा आहार है। संतुलित आहार पीछे सुनाई दे रहा है, हाँ ठीक है। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें जिसमें सभी पोषक तत्व, जिसमें सभी पोषक तत्व, जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी मीठी लगने वाली वस्तुएं हम खाते हैं जनरली उसमें क्या पाया जाता है, रोटी चावल आलू चुकंदर शकरकंद, ठीक है। कोई मिठाई खा लेती है उसमें क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा, एनर्जी। अब तो हम दाल पीकर रह जाए, ठीक है, सेव खाकर रह जाए तो दाल से तुमको प्रोटीन मिलेगा, सेव से तुमको खनिज और क्या मिलेगा, विटामिन। लेकिन तुम काम कर नहीं कर सकते, तुमको काम करने का मन ही नहीं होगा, पेट भर जाएगा लेकिन तुम्हारे अंदर क्या होगा, हालांकि प्रोटीन में ऊर्जा आ सकता है क्योंकि प्रोटीन से भी ऊर्जा हमको मिलता है। मान लो कोई हम ऐसा चीज खा लिए जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा न मिले तो तुम काम नहीं कर पाओगे। देखती हो हमारे घरों में कभी ऐसा होता है कि खाएगा पिएगा खूब काम करके काम करके मन नहीं कर पा, क्यों, क्योंकि उससे अगर ऊर्जा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसने जो खाद्य पदार्थ खाया होगा हो सकता है तो उसके द्वारा क्या हो,
हमारे सेल को, कोशिकाओं को ऊर्जा न मिल पाया। तो जब ऊर्जा नहीं हमारे शरीर के अंदर होगा तो काम कैसे करेंगे? क्योंकि काम करने के लिए क्या चाहिए? काम करने के लिए क्या चाहिए? इसमें चले जाओ, काम करने के लिए क्या चाहिए? काम करने क्षमता को भी ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा है नहीं तो काम। कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन? वसा। वसा, हाँ, जितना भी तुम खाते हो ऑयली चीज, जैसे सूखा नारियल खाते हो, बादाम खाते हो, अखरोट खाते हो, काजू खाते हो, किशमिश खाते हो, ये सब क्या है? ऑयली है। जा करके तुम्हारे शरीर में क्या करेंगे? फैट जमा करेंगे, चर्बी बढ़ेगा, ठीक है, तोंद ऐसे निकल आएगा। हाँ, तो लिख लो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन। विटामिन कहाँ से मिलेगा? फलों से। खनिज कहाँ से मिलेगा? मिलेगा हरी साग सब्जियों से। जैसे पालक खाते हैं, आयरन मिलता है, ठीक है। गोभी खाती हो, फूल वाला, सोना मिलता है। इसी तरह से सेब खा लेती हो, आयरन मिल जाता है। पानी पीती हो, उसमें भी आयरन, कुछ मैग्नीशियम, कुछ मिल जाते हैं ना। खनिज और विटामिन समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि संतुलित आहार, ऐसा नहीं है कि संतुलित आहार कौन मारामारी कर रहा है जी? आए? ऐसा नहीं है कि संतुलित आहार के लिए महंगे खाद्य पदार्थों को खाना जरूरी है। संतुलित आहार के लिए महंगे खाद्य पदार्थों को खाना जरूरी है। ये जरूरी है कि संतुलित आहार केवल महंगे खाद्य पदार्थों में ही होता है। सस्ते सस्ते हम खाद्य पदार्थों में भी क्या कर सकते हैं? खाकर ले सकते हैं। बस हमको जानकारी चाहिए कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा पाया जाता है। बल्कि ये सामान्यतः बल्कि ये सामान्यतः सस्ते खाद्य पदार्थों में भी मौजूद रहते हैं। बल्कि ये सामान्यतः सस्ते खाद्य पदार्थों में भी मौजूद रहते हैं। अगर हम संतुलित आहार न लें, ठीक है, बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है, और आयरन न मिले। कोई हम हरा साग सब्जी, तुम लोग केवल आलू खाते हो, आलू खाते तो तुम लोग में क्या हो जाएगा? खून का कमी हो जाएगा। क्योंकि आयरन क्या करता है? आरबीसी को बढ़ाएगा, तो उसी में हीमोग्लोबिन होगा, बढ़ाएगा ब्लड में, तो आरबीसी घटने लगेगा, तुम्हारे पास सुस्ती आने लगेगा, कमजोरी हो जाएगा, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। आयरन की कमी से खून की कमी हो जाए तो एनीमिया या रक्त अल्पता कहा जाता है। अगर हम संतुलित आहार अगर हम संतुलित आहार अगर हम संतुलित आहार
अगर हम संतुलित आहार का सेवन न करें, अगर हम संतुलित आहार का सेवन न करें, तो हमारे शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियां, हमारे शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। कमजोरी होगा, सुस्ती होगा, खून की कमी हो जाएगी, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगोगे। उत्पन्न होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है। दूसरा पॉइंट रेड पेन से, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। कौन बजा रहे व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल, घरेलू का मतलब अपने, यानी अपने शरीर की भी सफाई रखना है, अपने घर का जो हम घरेलू जितने भी सामान है जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे हमारा बिस्तर हो गया, अभी नहीं कि बेडशीट डाल दिए हैं, जनवरी में कब अगला साल जनवरी आएगा, मार उसी पर रखते रहो, तकिया लेकर सोती हो, मार उसी पर लाड़ कोटा चुबाती हो, तो क्या होगा, रोग फैलेगा ही। तो हम लोग को समझ में कैसे हम बीमार हो गए, वही सबसे हो जाता है, थोड़ा 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 कर करके कभी ज्यादा हो जाता है। 7 दिन पर हो देना चाहिए, ये माताओं को चाहिए, घर पर जाकर माताओं से कहना, लिखो व्यक्तिगत और घरेलू स्तरों पर, व्यक्तिगत और घरेलू स्तरों पर, व्यक्तिगत और घरेलू स्तरों पर स्वच्छता भी स्वस्थ रहने की, स्वच्छता भी, स्वच्छता भी स्वस्थ रहने की, स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण मूल शर्तों में से एक है, महत्वपूर्ण मूल शर्तों में से एक है, महत्वपूर्ण मूल शर्तों में से एक है, मूल शर्तों में से हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, और साफ कपड़े पहनना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 4 दिन से ठुसले हैं, बगल वाला का नाक बंद कर दे मास्क लगा के, ऐसा नहीं। हाँ, हमें साफ कपड़े पहनना, साफ का मतलब नया नहीं होता है, साफ का मतलब कि तुम्हारा पुराना कपड़ा ही साफ हो, ठीक है, उस तरह का कपड़ा होना चाहिए। अभी नहीं साफ कर ले जाके 4-5 सेट खरीदवा लेना ना, पुराना कपड़ा ही साबुन सरफ एरियल में धो करके पहनते रहो। जैसे ड्रेस हम लोग का 1 या 2 होता है, एक खींचते हैं, आयरन करते हैं, दूसरा पहन कर जाते हैं, फिर आते हैं बोलते हैं। उसी तरह से सफाई जरूरी है कपड़ों की, और स्नान करने से हमारे शरीर का सफाई होगा।
बाल हो गया, नाखून हो गया, ये सब क्या करने चाहिए, समय समय पर काटते रहना चाहिए, सफाई रहना चाहिए। लिखो, अगर यदि कपड़े साफ और शरीर स्वच्छ न हो, यदि कपड़े साफ और शरीर स्वच्छ न हो, यदि कपड़े साफ और शरीर स्वच्छ न हो, तो इससे सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होने लगती है। तो इससे सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होने लगती है। सूक्ष्म जीवाणुओं, माइक्रोबैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होने लगती है। प्रतिदिन हमें सुबह एवं भोजन के बाद दांतों की सफाई, प्रतिदिन हमें सुबह एवं भोजन के बाद, तो काम नहीं होता, प्रतिदिन हमें सुबह एवं भोजन के बाद दांतों की सफाई करनी चाहिए। एक बार दोबारा दांतों की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये स्वस्थ रहने का अपना भाई सही तरीका बताएगा। अब जैसे हम लोग एक थाली में जो खाना खा लेते हैं, दोबारा जाकर मम्मी उसी में देती है, तुम्हारे जो खवाए जो खा लो, खाओगी, खाना खा रही है, भोजन कर लिए, हमारा दांत क्या हो गया, गंदा हो गया, फिर जाकर के दोपहर में फिर घिस देते हैं। ठीक है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं। हाँ, अगर ध्यान दो, अगर तुम भोजन कर ली तो भोजन करने के बाद अगर ब्रश नहीं करेंगे तो पानी पी करके ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे क्या कर लो, 2-4 बार कूला करो, वो भी क्या हो गया, सही हो गया। वो भी क्या हो गया, इतना तो खाना खा के पानी नहीं पीते, एक वाला स्वादवा गायब हो जाएगा। ठीक है, नहीं, अगर ब्रश नहीं करेंगे, ये वैज्ञानिक अपना तरीका बता रहा है, हम लोगों को सोने से पहले भी रात में एक बार क्या करना चाहिए, सुबह में भी करो। ठीक है, यानी खाने के बाद करना चाहिए। इससे दांत में जो भी मतलब कि क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जाकर फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं तो नहीं जल्दी छूटते हैं। और वहीं जब हम क्या करेंगे, हमेशा धोते रहेंगे तो देखो कभी भी हमारा दांत क्या होगा, पीला नहीं, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, कुछ दिन के बाद पीला होने लगता है, जिससे हमारा है। हाँ, ऐसा करना चाहिए। करते हैं, लेकिन एक ही बार ना करते हैं, 4:30-5 बजे करते हैं। लिखो, ऐसा नहीं करेंगे तो मसूड़ों में मवाद भरने लगेगा, डायरिया होने लगेगा, फोड़ा हो जाएगा। देखो, बढ़े हुए नाखून एवं बालों को भी समय समय पर, बढ़े हुए नाखूनों एवं बालों को भी, बढ़े हुए नाखूनों एवं बालों को भी, बढ़े हुए नाखूनों एवं बालों को भी समय समय पर काटना, समय समय पर काटना चाहिए। समय समय पर नाखून 3-4-5 दिन, जितना दिन का अनुसार बढ़ जाता हो, बाल अपना 15 दिन 20 दिन बाल को भी धोते रहो शैम्पू से, क्योंकि हाँ,
वहीं जब हम शैम्पू से नहीं धोते हैं तो वहीं ऐसे ऐसे सर बोलेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। देखो तीसरा, स्वच्छ भोजन एवं जल। स्वच्छ भोजन एवं जल। स्वच्छ भोजन एवं जल। स्वच्छ भोजन, संतुलित भोजन नहीं। स्वच्छ भोजन का मतलब गरम गरम ताजा भोजन। जल मतलब साफ होना चाहिए। लिखो, रोग उत्पन्न करने वाले जीव, रोग उत्पन्न करने वाले जीव, रोग उत्पन्न करने वाले जीव एवं रसायन, रोग उत्पन्न करने वाले जीव एवं रसायन भोजन एवं पेय जल के माध्यम से, भोजन एवं पेय जल, पेय माने पीने लायक जल, भोजन एवं पेय जल के माध्यम से आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। बताओ, कोरोना कहाँ से प्रवेश करता है? मुख से ही, नाक से ही। हाँ, ये नहीं किसी को कोरोना हुआ है वो हमें छुआ जाएगा तो हमको कोरोना हुआ, नहीं होगा। और उसका वायरस तुम्हारे शरीर पर आ गया है और बस इसको यहाँ तक अब ऐसे ऐसे करेंगे, हम मुंह में खा लेंगे जब चला गया। ठीक है। हाँ, मान लो कोई कोरोना वाला व्यक्ति हमारे शरीर पे टच कर गया, उसका वायरस हमारे यहाँ आ गया, ऐसे ऐसे हम फैला दिए, कोई कहते नहीं बाबा पर्दा दिखा नहीं अगर नाक से। शादी में कौन बताया, ऐसे ऐसे सब कहती ही आगे करके चला गया। उत्पन्न करने वाले जीव एवं रसायन भोजन एवं पेयजल के माध्यम से हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। अतः स्वच्छ भोजन एवं जल का सेवन, अतः स्वच्छ भोजन एवं जल का सेवन, अतः स्वच्छ भोजन एवं जल का सेवन करना चाहिए, करना चाहिए। बाजार से लाए हुए सब्जियों फलों को अच्छी तरह से, बाजार से लाई हुई फलों एवं सब्जियों को अच्छी तरह से, बाजार से लाई हुई फलों एवं सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर, धोकर प्रयोग में लाना चाहिए, धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। यहाँ तो सब्जी एकदम नीचे में छिड़के रहता है, मंडी में जाओ ना तो सुंदर एकदम पैर से ढंगाता है, तो वो कहता है 50 रुपये किलो। तुम लोग शहर में चले जाओ, शहर में विश्वास करोगे सब्जी को इतना मतलब कि सुंदर ढंग से सजा करके सब रखता है, नीचे मिट्टी पर गिर जाएगा नहीं उठाएगा, इतना मतलब कि बनाया हुआ है, उसके पास क्रेट है, उसमें पोछ पाछ के अच्छी तरह से रखता है। ठीक है, सजा करके सब्जियों को, अगर तुम जाओगे एक सब्जी लेने के लिए मन करेगा एक भी पावर ले ले, 100 ग्राम में भी ले ले, यहाँ जाओ ना तो आप, वो भी कहा एकदम ताजा उगेगा, एकदम ताजा, एकदम तुमको सड़ा हुआ गला हुआ रहेगा तो उसको क्या कर देता है, सब फेंक देता है, गाय में बकरियां खा लेती है रोड पर। ठीक है, लेकिन वो सब ताजा ताजा देगा।
यहाँ चले जाओ, पर होने के जो छटाका जो बीग के रखता है ना, वो सब लाता है सस्ता में, यहाँ सब बेचता है। जितना परसों में सब्जी महंगा नहीं होगा उतना भारत में कहीं नहीं होगा। दिल्ली, हाँ दिल्ली पटना बनारस चले जाओ, यही रेट वहाँ भी मिलेगा, बताओ। आज जो कि इससे अच्छा क्वालिटी रेट यही मिलेगा, लेकिन क्वालिटी कहीं गलती से अगर वो लेके चला गया तो 100 रुपया किलो बेचेगा। पहले के दाम कट के तोड़ के लाए खाना में से, ऐसा होता। ठीक है, अभी चले जाओ बाजार में, यहाँ तुमको बाजार में आम नहीं मिलेगा, और मिलेगा वो गलती है गलत वाला, एक दिन से फाड़ोगे तो सही है, एक दिन का गलत वाला है। इससे जब पहले था तो ऐसा देता था कि आधा पाका खाया था, हुआ पासा। तुम हाँ मई में तुम्हें जून में दे रहा है कांचे, आई बरसात में अब पकने का दिन है तो तुम दे रहा है गौला गौ, तो बढ़िया कौन देगा, बढ़िया सब रह जाता है उधर। अभी चले जाओ तो हाँ बनारस चले जाओ, पटना चले जाओ, सासाराम, एकदम अच्छा अच्छा आम पका हुआ मिलेगा। अगर तुम और कहेगा कि इसमें से छांट लीजिए आप, वो कहेगा हम क्या करेगा, छांटिए उसमें से, और तुम छांटोगे यहाँ तो कुछ ना मिले तो हाँ सरारता में कहता है कि लेने के बाद तो ये समस्या है। हाँ यहाँ हम लोग सब्जी के लिए और फल के लिए हम लोग तरह जाते हैं, नहीं मिल पाता। हाँ अभी अपना कुछ दिन पहले हम मंगाए, आधा कलम था, इससे पहले मंगा रहे थे तो कहाँ से था, बड़ा समस्या कि और बढ़िया आएगा और बढ़िया आएगा, नहीं आया। खाती हो शहरी देखो ठीक हो, तो बाजार से जो भी तुम सब्जी ला रहे हो, जो भी ला रहे हो उसे पानी में, ठीक है। देखो होता क्या है, अगर कोई खाना खाता हो, अगर कोई खाना खाता हो, कोई हाँ दादी चाहे बाबा मांगता है वो हरियर मरचा लेगा तो टोकरिया में से उठा के ऐसे अंगुलिया से दीजिए, अगर खुश हो तो हाथ से पूछ देगी, नहीं तो अपना जो आंचल है उसे से पूछ के कहेगी लीजिए, होएगी कभी नहीं। आज जो समझदार होगी क्या करेगी, बाजार में जाते हैं कहते हैं वो सेव दिया हो, वो सेव दे देता है, अपना तो जो समझदार होगा रुमाल निकाल के क्या करता है, पूछता है। कोई वो अगर देते नहीं करता है तो ही हाथों में से छीन के खाने लगता है, इतना भूखा रहता है। ये जैसे भाई क्या होगा, कीटाणु बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर के अंदर, तो तुमको नहीं लगता कहाँ से बैक्टीरिया आ गया भाई, तो इससे हम बीमार हो जाएगा, चला गया कह थोड़े जाएगा कब आ गए हैं सब खाना ना। तो क्या बोले हैं, बोलो आपसे हमें हमेशा ताजा, हमें हमेशा ताजा भोजन, हमें हमेशा ताजा भोजन, ताजा का मतलब समझती हो ना, कि सुबह में बन गया शाम तक भी खींच रहे हैं। हाँ सुबह में बना उसी समय खींच लिए, ये दोपहर में बनेगा उसको उसी तरह समय खींच लो, शाम में बनेगा। हाँ ऐसा हमें हमेशा क्या, ताजा भोजन एवं शुद्ध, एवं हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। देखो अगर पानी पीने लगे, हमें हमेशा शुद्ध पानी
पीना चाहिए। पानी को ढक कर रखो। देखोगे अगर अगर आया ध्यान तो किसी किसी मतलब सीरियल में दिखाता है कि अगर डाइनिंग टेबल में पानी है तो पानी ढकने वाला ढकना है, वो पी करके फिर रखेगा तो फिर। लेकिन हम लोग लोटा में गिलास में मिल गया, खाना खींच रहे हैं बैक्टीरिया जा रहा है, खाना खींच रहे हैं बैक्टीरिया जा रहा है, खाना खींच रहे हैं बैक्टीरिया गट से। अगला पॉइंट, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। जिस तरह से हर घर में फिल्टर लग गया है, उसी तरह एयर प्यूरिफायर मशीन भी आया हुआ है, वो भी अब लगाना पड़ेगा। देखो, शुद्ध एवं स्वच्छ वायु। शुद्ध एवं स्वच्छ वायु। वायु, आयु ना, कहना आयु वाली इसमें होगी ना, वायु एयर हवा। शुद्ध एवं स्वच्छ वायु अच्छे स्वास्थ्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। अच्छे स्वास्थ्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। अच्छे स्वास्थ्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से, प्रदूषित वायु में सांस लेने से, प्रदूषित वायु में सांस लेने से श्वसन संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस, दमा, ब्रोंकाइटिस, हमारे फेफड़े में ब्रोंक्यूल्स है, उन्हीं में इन्फेक्शन हो जाएगा तो ब्रोंकाइटिस होगा। ब्रोंकाइटिस उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, देखो अगर कभी धूल कण हो जाए, कभी धुआं हो जाए, देखो खांसी आने लगेगा, छींक आने लगेगा, सरकने लगेगा, सांस लेने में तुमको क्या होगा, दिक्कत होगा। इसका मतलब कि हमारे यहाँ का वायु क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें शुद्ध वायु लेना चाहिए। हम देख रहे हैं कि वहाँ धुआं है, क्या कर ले, पहले ही थोड़ा सा ना क्या कर रहे से, इसीलिए मास्क क्या है, बड़ी काम का चीज है। बाजार में आते हैं जाते हैं, बहुत क्या होते हैं, बस गाड़ी आती है जाती है तेजी से, वहाँ धूल कण क्या होते हैं, ठीक है, वहाँ जरूरी है। तो हम लोग यहाँ लगाते हैं बजरिया में जाकर के, वहाँ जरूरी है। लिख लो, नियमित व्यायाम एवं विश्राम। नियमित व्यायाम एवं विश्राम, एक्सरसाइज एवं रेस्ट जरूरी है। नियमित व्यायाम एवं वाइट है, हाँ वाइट है। नियमित व्यायाम एवं विश्राम, तुम लोग क्या लिखे हो वाइट में, हाँ उसी में नहीं, उसी में से काट दो। अगला एक पॉइंट है नियमित व्यायाम एवं विश्राम। अच्छा, वो पॉइंट था शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, उसमें ही कहाँ से प्रवेश करेगा बताओ तो, व्यायाम एवं व्यायाम है, ठीक है। कपालभाति करती हो, देखो
नियमित व्यायाम और विश्राम, नियमित व्यायाम एवं विश्राम, नियमित व्यायाम एवं विश्राम शरीर एवं मस्तिष्क को, शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और रेस्ट से हमारा दिमाग और क्या होगा, शरीर स्वस्थ सही रहेगा। नियमित व्यायाम करने से, नियमित व्यायाम करने से हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र एवं परिवहन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र नियमित व्यायाम करने से हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिवहन का मतलब ब्लड एकदम दौड़ता रहेगा, शरीर एकदम फराटा। श्वसन तंत्र का मतलब सांस एकदम सही रहेगा, फूलेगा नहीं। अब जैसे मान लो कि कोई दौड़ा नहीं है तो क्या उसको दौड़ा 2 किलोमीटर तो मार पकड़ पकड़ ऊपर से ऐसे आज जो दिन दौड़ रहा है, पहले व्यायाम कर रहा है, देखो क्या होगा। हाँ वो भी आंखेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब पकड़ों के साथ मिल रहा है ना, आराम से। तो हमारा श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, पाचन तंत्र, खाना भी सही ढंग से डाइजेस्ट हो पाएगा, एवं एवं हमारे शरीर के मसल्स, एवं हमारे शरीर के मसल्स, मांसपेशियां, बॉडी बन जाएगा जैसे सलमान खान जैसा। हमारे शरीर के मसल्स, मांसपेशियां, हमारी शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, मजबूत होती है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा शारीरिक एवं मानसिक, देखो उसी में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा शारीरिक और मानसिक काम करता हो, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा शारीरिक एवं मानसिक काम करता हो, शारीरिक काम वही करेगा जो मजदूरी करता होगा, और मानसिक काम जो दिमाग लगाता है। जैसे हम है हरी ना सामने बैठे हैं, वैज्ञानिक दिखाई दे रहा है, मानसिक काम नहीं। देखो जो ज्यादा शारीरिक और मानसिक काम करता है उसे उसे सही समय पर उचित विश्राम करना जरूरी है, उसे सही समय पर उचित विश्राम करना जरूरी है। ठीक है, उचित विश्राम एकदम जरूरी है। 4:42 पर हम जग जाते हैं, ठीक है, आप 12:42 पर सो जाते हैं, ठीक है, और उतना और 3 बजे के बीच में हमारा मोबाइल बंद रहता है, ये है जगह जगह सब। इसीलिए 12 से 3 के बीच में अगर फोन लगाओगी ना, सालों भर 365 होती है, तो फोन हमारा रेस्ट जरूरी है। और एक पॉइंट है, कल लिखेंगे। चलो चलो जी, जूही चावला सो जाओ।